हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी तोमर है और मैं आप सभी की बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है यार, हर 2 या 3 दिन बाद मेरा एक क्लास 11th का वन शॉट आता है। मैं आपको अभी तक बहुत सारे वन शॉट दे चुकी हूँ, जैसे कि एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन का। ऐसे ही बेटा बहुत सारे मैं आपको वन शॉट दे चुकी हूँ और आज हम नए चैप्टर के साथ आए हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि आप सभी को पता है यार, सेल हमारी सबकी एक मूलभूत इकाई है ना। सेल से ही मिलकर बेटा क्या बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है। एंड टिश्यू से मिलकर क्या बना हुआ है, टिश्यू से मिलकर बेटा ऑर्गन बना हुआ है। एंड ऑर्गन से ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है। आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 11th के अंदर आप आगे चल के पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बेटा जी, क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आप सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में तो पढ़ने वाले हो, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया। इन सबको पढ़ने से पहले आपका जो इनका मूलभूत इकाई है, यानी कि जो फंक्शनल यूनिट है पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम की, दैट इज सेल, वो तो पता होना चाहिए कि आखिरकार सेल कैसे काम करता है ना। सेल के अंदर क्या क्या उसके ऑर्गन्स हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है ना, स्टमक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। उसी के साथ वैसे ही बेटा सेल के अंदर भी बहुत सारे इसको चलाने के लिए ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। इसमें आप लोग देखोगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोजाइम हो गया, लाइसोजाइम हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत सारे यानी कि इसके भी ऑर्गन्स हैं जो कि सेल को चलाते हैं। तो इसी के साथ बेटा अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर। आई होप कि आप सभी को चैप्टर समझ में आएगा। विद आपको बहुत बढ़िया पीपीटी मिलने वाली है, जिसमें आपको विद प्रॉपर डायग्राम के साथ मैं आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इस चैप्टर की बेटा बात करोगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले तो सेल थ्योरी से, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर, देन यूकैरियोटिक सेल में उसमें हम लोग सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोसोल्स, न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडीज, सेल सीलिया फ्लैजिला, साइटोस्केलेटन, प्लास्टिड, मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, यानी कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के एक एक करके ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एट द एंड आपको इस क्लास के ये सारी चीज़ें पता होंगी कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस है, और इनके अंदर अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज सिस्टम है उनके क्या क्या फंक्शन है। क्लियर? तो देखो, सेल आप सभी को पता है कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, यानी कि अगर आप इसको सबसे माइक्रोस्कोप करके देखोगे, सबसे जूम करके देखोगे, यानी कि हमने ऑर्गन को तोड़ा, ऑर्गन को तोड़ के हमने टिश्यू पे गए, टिश्यू को तोड़ के हम सेल पे जाएंगे। लेकिन अगर आप बेटा सेल को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हो, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना कि न्यूक्लियस में आ जाते हो, न्यूक्लियस को भी आप तोड़ के आप किस में, प्रोटॉन में आ रहे हो, न्यूट्रॉन में आ रहे हो, ऐसे ही बेटा आप इसको इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। सेल हमारी एक लौती फंक्शनल यूनिट है। अगर आप सेल को भी तोड़ दोगे ना तो बेटा वो लिविंग ही नहीं बचेगी। इसलिए सेल क्या है, हमारी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल एक अकेला ऐसा है जो खुद पे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है, यानी कि अगर आप, ये सेल है, अगर आप इसको तोड़ दोगे, ब्रेक कर दोगे तो बेटा ये डेड हो जाएगा, लिविंग नहीं रहेगा। फिर अब बायोलॉजी ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, बायो मतलब क्या है, लिविंग। तो सबसे छोटी यूनिट है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट। इसके बाद बेटा सेल थ्योरी की बेटा अच्छी बात करेंगे तो देखो, सेल की सबसे पहले खोज, देखो ऐसे हिस्ट्री के साथ इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। सेल की बेटा सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 के अंदर। इन्होंने बेटा, ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, सबको गार्डन वार्डन में घूमना बहुत पसंद होता है ना। ये वाले जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जी, ये ऐसे ही गार्डन में बैठे हुए थे। इन्होंने खुद से अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, तब बेटा इतना इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप नहीं होता था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तब बेटा नॉर्मल कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की मदद से इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और ये ऐसे गार्डन में बैठे हुए थे। उन्होंने देख लिया ऐसे ही, जो पेड़ की जो छाल थी उसको इन्होंने जूम करके देख लिया। जब इसको इन्होंने जूम करके देख लिया तो उन्होंने एक डेड कॉर्क सेल, यानी कि पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की छाल ब्राउन कलर की जो होती है बाहर की, वही जूम करके देख ली। तो उन्होंने पहली बार उसमें इन्होंने स्मॉल रूम, बेटा सेल का मतलब ही पहली बात तो क्या होता है, एक छोटा कमरा,
स्मॉल रूम जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर को देखा और उन्होंने इसको नाम क्या दे दिया, सेल। सबसे पहले नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। फिर जैसे जैसे बेटा ये स्टडी आगे बढ़ती चली गई, इसमें और साइंटिस्टों का इंटरेस्ट आता चला गया, है ना। और 1665 के बाद 1674 में बेटा याद रखेंगे एंटनी वॉन ल्यूवॉक-जी ने, ये सारे सबको प्रकृति से बहुत प्यार होता था, ये भी गार्डन में घूमने गए और एक तालाब के पास जाके बैठे हुए थे, तो उन्होंने ऐसे ही अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप ऐसे ही जूम करके देख लिया, देखो तो इस पानी पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर क्या है। तो उन्होंने बेटा कुछ लिविंग सेल्स पहली बार देखे, बेटा पहली बार ऑब्जर्व लिविंग सेल, एनिमल सेल्स। और जो इन्होंने सेल्स देखे थे ना, इनको पता भी नहीं था वो क्या है, इनको उस वक्त पता भी नहीं था वो क्या है, लेकिन बाद में उसका नाम भी इन्होंने ही रखा, वो बेटा हाइड्रा था। हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा था। इनको बेटा इतना इंटरेस्ट आया इसके अंदर कि इन्होंने स्पर्म की भी खोज इन्होंने ही करी थी, शुक्राणु की खोज, यानी कि स्पर्म की खोज भी इन्होंने ही करी थी। फिर उसके बाद बेटा 1831 में बेटा सेल का जैसे जैसे बेटा स्टडी एडवांस होती चली गई, है ना, माइक्रोस्कोप, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते चले गए, अब हम सेल को भी जूम करके देखने लगे, तो उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज करी, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक में बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, हुक में एंड ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना है। 1831 में बेटा फिर न्यूक्लियस की खोज हुई। 1838 के अंदर ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल व्हिच फॉर्म्स टिश्यू। बेटा 1838 के अंदर मैथ्यूज शेल्डन ने ये बताया कि सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, सेल्स बेटा सबके फंक्शंस अलग हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग है, सबका केमिकल कंपोजिशंस भी अलग होते हैं, जैसे प्लांट का अलग होता है, एनिमल्स का अलग होता है। वो किस पे आधार करता है, वो केवल और केवल बेटा किस पे, कि वो कौन सा टिश्यू है, किस काम पे है, वो सब अलग होते हैं। फिर बेटा 1839 के अंदर शॉन जी आए, थियोडोर शॉन, यही बेटा शेल्डन एंड शॉन ने ही सेल थ्योरी दी है। अभी बताती हूँ क्या दिया। इन्होंने पहली बार देखा कि सेल की एक आउटर लेयर होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया, बॉडी ऑफ एनिमल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब ऐसा क्लियर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना असम्पशन दे दिया कि सारे के सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से मिलकर ही बने। फिर 1885 में बेटा वर्शाव जी आए और इन्होंने बोला, इन्होंने बेटा पता है कैसी बात बोल दी, इन्होंने बेटा ये वाली बात बोल दी जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, अब तक कोई वो नहीं है ना उसका कंक्लूजन, बोलते हैं ना मुर्गी पहले आई अंडा पहले आए। ऐसे इन्होंने बता दिया कि जितने भी नए सेल्स हैं ना वो अपने पुराने सेल से ही तो बने हैं। और उन्होंने क्या दिया इस स्टेटमेंट को, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैं पहली बार बताया कि सेल्स कैसे बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बताया, लेकिन ये तो नहीं बताया कि जो सबसे पहले वाला सेल्स बना होगा वो कैसे बना। अब तो हमें पता है वो कैसे बना होगा, है ना, हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास जब 12th में आओगे तो आप लोग पूरे इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे कि फर्स्ट लिविंग सेल कैसे बना, किस केमिकल से बना, क्या क्या कंडीशंस थी अर्थ की, वो आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे 1885 में। तो बेटा अगर मैं बात करूंगी सेल थ्योरी की, तो उसके अंदर 3 साइंटिस्ट का मेन रोल था, शेल्डन, शॉन एंड वर्शाव ने, ये तीनों ने मिलके क्या दी, सेल थ्योरी दी, अलग अलग ईयर में, लेकिन इनको कंपोज करके एक साथ हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी में शेल्डन ने क्या बोला था, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, पहला स्टेटमेंट किसने दिया, शेल्डन ने 1838 के अंदर, कि चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। सेल थ्योरी की बात करोगे, ऑल प्लांट्स एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, वही बात बोल दी कि जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल हैं वो सेल्स के ही प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सेल से टिश्यू बना होगा, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन से सिस्टम। और फिर शॉन ने क्या बोला, ऑब्जर्व दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये 2 स्टेटमेंट आ गई थी। इसके बाद बेटा किसमें, रेडोल्फ वर्शाव जिन्होंने भी, इन्होंने एक और स्टेटमेंट ऐड कर दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये तीनों मिलके बेटा सेल थ्योरी बन गई। किसने, शेल्डन, शॉन एंड रुडोल्फ वर्शाव ने 3 स्टेटमेंट दिए और उनको कंपोज करके हम उसको सेल थ्योरी का नाम देते हैं। सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। जैसे बेटा आप लोग बात करते हो ना, फिजिक्स के अंदर बात करते हो, मैथ्स के अंदर बात करते हो कि बोर्डो मास का रूल्स लगता है, ऐसे ही बेटा थ्योरी है। अगर आप लोग प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सब जगह एक ही तरीके से फॉलो होता है ना, ऐसे ही बेटा ये चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, सारे के सारे ये वाले रूल्स को फॉलो करेंगे सेल के। क्लियर,
हाँ जी, इतनी बात सभी को समझ में आई? एक सेकेंड, चलो अब बेटा इसके आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब आपको कुछ इसमें फैक्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखे हैं कि इतने सारे सेल्स हैं बेटा, आप देखोगे वेरियस टाइप ऑफ सेल्स मौजूद है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन कर रहे हैं और कौन सा फंक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्मा, भूलेंगे नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। इसका कितना साइज है? 0.3 UM है, और इसको एक और नाम से आप लोग देखोगे PPLO के नाम से। किसके नाम से? PPLO के नाम से भी देखोगे। फुल फॉर्म क्या है इसकी? प्लूरो निम्यूनोलाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निम्यूनोलाइक ऑर्गेनिज्म, निम्यूनोलाइक ऑर्गेनिज्म। बेटा ये ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर सबसे छोटे साइज के सेल्स रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल बेटा ऑस्ट्रिच का एग, एक बेटा क्या है? सेल है, और सबसे लार्जेस्ट सेल। आप अंडे खाते हो ना ऑमलेट बना के, ठंड चल रही है अभी तो, विंटर चल रही है, बॉयल एग खा रहे हो है ना, ऑमलेट बना के खा रहे हो, तो बेटा लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एग। क्लियर? उसके बाद बेटा सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल ऑफ द जाइंट स्क्विड। यानी कि जाइंट स्क्विड भी नहीं, लेकिन आप लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज नहीं होगे। नर्व सेल बेटा कहाँ मौजूद है? हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो बेटा हमारा पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी का। पढ़ोगे ना क्लास 11 में चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है कौन सा? ऑस्ट्रिच का एग, और सबसे छोटा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। उसके बाद बेटा इनका क्लासिफिकेशन इनके कुछ स्ट्रक्चर के आधार पर भी हुआ गया है कि कैसे कैसे इनकी शेप है और कैसे कैसे साइज है। जैसे कि बेस्ड ऑन द शेप, अगर आप आरबीसी की बात करोगे बेटा, ये कैसे होते हैं? डिस्क शेप, ऐसे दिखेंगे, ऐसे डिस्क की तरह। बीच में से बेटा हॉलो होते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हॉलो शेप होता है आरबीसी का, हॉलो शेप। और एक और बात इसके बारे में कि इनके पास बेटा न्यूक्लियस भी नहीं होता, हैव नो न्यूक्लियस। आरबीसी के पास बेटा कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। किसके पास? आरबीसी के पास। हमारी स्किन की सेल्स की बात करोगे, पॉलीगोनल, यानी कि बहुत सारी ऐसे बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी जैसे होता है पेंटागन, ऑक्टागन, ऐसी पॉलीगोनल। न्यूरॉन का बेटा थ्रेड लाइक है। लार्ज इंटेस्टाइन का कैसा है? कॉलम, यानी कि ऐसे ब्लॉक्स है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ब्लॉक्स है। न्यूक्लियस ऊपर नीचे होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे क्या खाने को आगे फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उनके पास क्या बेटा ऐसा सीलिया भी मौजूद होता है, सीलिया। सलाइवरी डक्ट में बेटा क्यूब की शेप में है, एक जैसे से सिमिलर काइंड ऑफ शेप है। अमीबा का कैसा है? इरेगुलर। अमीबा तो कितना कॉमन स्ट्रक्चर है ना, सूडोपोडिया बनाता है, ऐसा सूडोपोडिया बनाता है खाना खाते हो, अमीबा का स्ट्रक्चर। यानी कितने वाइड वेराइटीज है यार। WBC की देखोगे एमीबॉइड है, मीजोफिल यानी कि प्लांट्स के अंदर राउंड एंड ओवल, ट्रैकियार्ड्स की कैसे इलोंगेटेड यानी कि ऐसे लंबी लंबी वाली सेल्स है। किसके अंदर? किसके अंदर? ट्रैकियार्ड्स के अंदर। साइज के बारे में बात करोगे यार, वायरस का साइज सबसे छोटा है 0.02 से 0.2 UM तक। माइकोप्लाज्मा, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया का साइज, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल सबसे बड़े काइंड ऑफ सेल हैं, 10 to 20 UM तक होते हैं। ठीक है, नंबर की बात करोगे यार कि किस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड है। देखो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक सेल है, यानी कि यार सिंपल सी बात है, मानो आप लोग कहीं बाहर रहते हो, ठीक है, बाहर रहते हो, अभी आप क्लास 12th के बाद शायद आप लोग कोटा जाओ प्रिपरेशन करने, या घर से ही प्रिपरेशन करो, या कॉलेज में किसी में आपका एडमिशन हो गया, आपका MBBS में एडमिशन हो गया, आपका BDS में एडमिशन हो गया, तो आप लोग बाहर अकेले रह रहे हो, यानी कि बाहर आप खाना भी खुद बना रहे हो, काम भी सारा खुद कर रहे हो, कपड़े भी सारे खुद धो रहे हो, बाहर का भी सामान सारा खुद ला रहे हो, पढ़ाई भी खुद कर रहे हो, तो आप कैसे और अकेले सारा काम कर रहे हो? लोड किस पर है? सिर्फ आप पर ही है सारा। लेकिन अगर आप बेटा अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ अभी रह रहे हो, तो पता है यार बाहर का काम कौन करेगा? पापा। इधर उधर का मोमोज चाट मसाला खाना है तो किसको बोलोगे आप लोग? भैया को या बड़े दीदी को, किसी को भी। कपड़े कौन धो रहा है? मम्मी। तो जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है,
हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा ऐसा ही हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, यानी कि डाइजेशन का काम अलग हो रहा है, सोचने का काम अलग हो रहा है, एक्सक्रिएशन का काम अलग हो रहा है, रेस्पिरेशन का काम अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, तो हम कैसे हैं बेटा, हम तो मल्टी सेलुलर है ना, और जिसके अंदर बेटा एक सेल है, जैसे अमीबा के अंदर बेटा एक ही सेल है, अब इसी सेल के अंदर बेटा एक्सक्रिएशन हो रहा होगा, ये अकेली ही सेल सारा काम कर रही है, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन भी यही कर रही है, सब कुछ, रिप्रोडक्शन इसी के अंदर ही हो रहा है, लेकिन हमारे पास तो हर काम करने के लिए अलग अलग सेल्स मौजूद है, हम कैसे मल्टी सेलुलर। बेस्ड ऑन नंबर पे करोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रिएशन सब कुछ उसमें इंडिपेंडेंट हो रहा है। मल्टी सेलुलर जैसे कि हम लोग हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सेल्स टाइप के सेल्स मौजूद है, जो पर्टिकुलर हर एक काम कर रही है अलग अलग। बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बेटा जेनेटिक मटेरियल के ऊपर बात करोगे तो दो टाइप के, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मेन डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक बेटा वो सेल्स हैं जो अर्थ के ऊपर बेटा सबसे पहले आए होंगे, और इन्हीं से ही एडवांस्ड फॉर्म किसकी है, यूकैरियोटिक के सबसे पहले, और इसको हम लोग प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग बेटा जी प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। यूकैरियोटिक बेटा इन प्रिमिटिव सेल्स का ही एडवांस्ड है, एडवांस्ड। यूकैरियोटिक इन्हीं सेल से बने हैं, बट विद टाइम इनके अंदर एडवांसमेंट आ गई है। प्रिमिटिव सेल्स ही प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होती, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एक सेल होगा, उसके अंदर बेटा पता ही नहीं कर पाओगे सेल न्यूक्लियस कहाँ पे पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पड़ा है, राइबोसोम यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर घुले मिले से, कुछ इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है ही नहीं अच्छे से। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे, ट्रू न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल बेटा अच्छे से आप सभी को पता है ना, अच्छे से इसी के अंदर ही मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोकैरियोटिक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई, ऐसा है, बोरियत के साथ नहीं पढ़ना है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरी एनर्जी फुल ऑन है, और मुझे आप सबकी भी एनर्जी फुल ऑन ही चाहिए होती है, ठीक है। बटन की तरह नहीं पढ़ना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने आपको बता दिया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करोगे बेटा, इनके पास पहली बात तो मेम्ब्रेन नहीं है, पहली बात किसी भी चीज़ की मेम्ब्रेन नहीं है। इसके अंदर एग्जाम्पल देखोगे सारे के सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक्स में आएंगे मोस्टली, ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। प्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आ जाएंगे, जनरली स्मॉल होते हैं और बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करना जानते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितनी कॉपीज बना लेते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। नेक्ड मतलब अच्छे से मेम्ब्रेन में नहीं लगा होता, ये देखो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसमें कोई भी अच्छे से मौजूद नहीं है प्रोकैरियोटिक में। इसका बाहर वाला क्या है, इनके पास सेल वॉल होती है जो इनको हर टेम्परेचर में इनको रेजिस्टेंस बनाती है कि ये टॉलरेट कर सकते हैं कोई भी हार्श कंडीशन, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है। फिर उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मिड होता है, फ्लैजिला इनको मूवमेंट में काम करते हैं, जो देख रहे हो फ्लैजिला है ये। राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियोलॉइड डीएनए, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन कहीं भी प्रॉपर तरीके से कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, कभी भी घुसड़ पुसड़ करके रखा हुआ है। समझ लो, तुम्हारी अलमारी कैसी है, तुम अपनी अलमारी में सब कुछ रख देते हो यार, पैंट रख दिया, शर्ट रख दी, स्कूल की ड्रेस रख दी, सब कुछ एक ही में घुसा के रख देते हो। लेकिन अपनी मम्मी की अलमारी देखिए, उनकी साड़ी अच्छे से लगी होगी, सूट सारे अलग तरीके से अच्छे से लगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे में, तो तुम्हारे अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ऐसे हो तुम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे, ठीक है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं टू बैक्टीरिया। बेटा इनके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं कि कोई इस बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस है, कोई उस वाले बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस है। इसी के एक एक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर यानी कि इनके पास कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, इनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। सेल एनवेलप की बात करोगे बेटा, यानी कि आप सेल देख रहे हो, ये येलो कलर की जितनी भी आप देख रहे हो ना, दैट इज सेल वॉल। इसके अंदर जो आप ये पतली सी रेड कलर की देख रहे हो, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर बेटा एक और लेयर होती है जो ये ब्लू कलर की बीच में भरी हुई, दैट इज ग्लाइकोलेक्स। तो बेटा सेल एनवेलप में तीनों चीजें आती हैं, ग्लाइकोलेक्स जो सबसे आउटर है, फिर जो मिडल में होगी वो है सेल वॉल, और जो सबसे अंदर होती है दैट इज सेल मेम्ब्रेन।
ये बेटा कॉम्प्लेक्स होती है। इसको पता है कि सेल को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीजें अंदर लेनी है कौन सी चीजें बाहर लेनी है। दैट इज वाई कैसी होती है बेटा, सेमी परमिएबल भी होती है, सेमी परमिएबल। ठीक है, सेल को प्रोटेक्शन का भी काम करती है कि यार टॉलरेटेबल बनाती है इसको, है ना, टॉलरेटेबल बनाती है इसको। और इनके बेटा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं और ये तीनों ही मिलकर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बेटा जी काम करती है। जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज ग्लाइकोलेक्स, आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, किसकी, म्यूकस और पॉलीसेक्राइड मैक्रोमोलिक्यूल से बनी होती है। ठीक है, और ये सेल को बेटा मैं बता रही हूँ ऊपर की जितनी भी लेयर है वो बेटा किससे कर रही है, ये बेटा प्रोटेक्शन में ही काम आएगी। अब ये दीवार देख रहे हो आप लोग, छत के अंदर लगे हुए जो आपकी दीवार है ये क्या है, ये प्रोटेक्शन है। आपको सेल को भी ऐसी तरह पढ़ना है। सेल क्या है, आपका एक कमरा है। अब जो भी आपके घर की जितनी भी बाउंड्री है जो ईंट से लगी हुई है ना, वो क्या आपको बाहर आंधी तूफान ठंड गर्मी सबसे बचा रही है। ऐसे ही सेल को प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, ग्लाइकोलेक्स की बात करोगे, इसकी स्लाइम लेयर होती है, लूज शीट एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। कैप्सूल भी आ जाता है इसके अंदर, थिक एंड टफ लेयर होती है। ये बेटा गमी एंड स्टिकी कैरेक्टर होती है टू द सेल, अलाउज बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। ग्लाइकोलेक्स बेटा दो टाइप की होती है, किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर की फॉर्म में होती है, किसी बैक्टीरिया में बेटा कैप्सूल की फॉर्म में होती है। जो आप स्लाइम लेयर देखोगे बेटा वो लूज शीट की होती है, बहुत टफ शीट की होती है, कैप्सूल ज्यादा स्ट्रांग होती है स्लाइम लेयर से। फिर अंदर वाली वॉल पे आ जाती है, दैट इज सेल वॉल, मिडल लेयर है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट देती है। और ये बेटा किसकी बनी होती है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन या एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। ये बेटा रिजिड होती है, सेल वॉल बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, अंदर से कुछ बाहर नहीं आना, बाहर से कुछ अंदर नहीं आना। इसलिए ये बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है, हाई टॉलरेटेबल होती हैं। ठीक है, रिजिड होती हैं। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं, एग्जाम्पल पेनिसिलिन इनहिबिट्स क्रॉस लिंकेज ऑफ पहले। आप इतना मत पढ़ो, आप बस इतना समझ लो कि ये बहुत सारे नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स से इसको भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, सेल वॉल और सेल एनवेलप। हाँ, तो बेटा आप सेल एनवेलप की बात करोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो पूरी की पूरी सेल वॉल है जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा, ग्लाइकोलेक्स की लेयर पढ़ी है ना, और इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें आपने बेटा ये पढ़ा है सेल वॉल पढ़ी है। ये भी बेटा दो टाइप की होती है, यानी कि जिन बैक्टीरिया में, इसमें से जितने भी बैक्टीरिया होते हैं कुछ तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि उनकी सेल एनवेलप में क्या क्या मौजूद है। सारे के सारे बैक्टीरिया के पास क्या है, सेल वॉल है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ हो जाते हैं ग्राम नेगेटिव। वो किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, स्टेनिंग के बीच में। स्टेनिंग यानी कि हमको इसमें कलर आएगा, पक्की सी बात है, स्टेनिंग यानी कि कलर आएगा। अगर आप ग्राम पॉजिटिव सेल्स की बात करोगे तो ये बेटा कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है और स्मूथ होती है, हैव लार्जर थिक अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। और बेटा इनके पास, ये देख रहे हो ना, ब्लू कलर की सबसे ज्यादा लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, और बेटा इनके अंदर क्या हो जाता है, कलर चला जाता है, टेक अप द ग्राम स्ट्रेन। अगर हम इन सेल्स के ऊपर अगर हमने पर्पल कलर डाला तो ये पर्पल कलर को बेटा एब्जॉर्ब कर लेती है, और इनकी जो सेल वॉल का कलर हो जाता है वो पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास बेटा पेप्टाइडोग्लाइकन कम होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास, ये देखो ना, पतली सी लेयर है, एक पतली सी लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसकी वजह से अगर हम इसमें पर्पल कलर डालते हैं तो ये एब्जॉर्ब नहीं करता। पेप्टाइडोग्लाइकन, पी से याद रखना है, पी से पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए बेटा पर्पल कलर का नहीं दिखता और ये कलरलेस दिखता है, कलरलेस। इसके जो सेल वॉल है कलरलेस दिखती है। उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत आगे यूजफुल होगा, आप बहुत जगह पढ़ोगे कि ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। क्या याद रखना है, ग्राम पॉजिटिव में पॉलीपेप्टाइड ज्यादा होता है और ग्राम नेगेटिव में पॉलीपेप्टाइड कम होता है। ठीक है, क्लियर।
अब देखो ये जितना भी सेल वॉल है बेटा, इनके ऊपर एक्सटेंशन यानी कि एक्स्ट्रा चीजें भी कुछ लगी होती है, जैसे कि फ्लैजिला, आप सभी को पता है बेटा, हुक एंड बेसल बॉडी है, फिलामेंटस बॉडी है, और बेटा ये इसके मोटाइल में काम आती है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तो जिसमें फ्लैजिला मौजूद है, जाहिर सी बात है वो इधर उधर चल फिर सकते हैं, जिनके पास फ्लैजिला नहीं मौजूद वो इधर उधर चल ही नहीं पाएंगे। ये आप देख रहे हो, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इसकी फिलामेंटस बॉडी है, इसके ऊपर क्या लगा है, फिलामेंटस बेसल बॉडी। किसमें काम कर रही है बेटा, लोकोमोशन में काम करती है। अब जो थर्ड जो लेयर है, जो सबसे अंदर मौजूद थी, इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। ये बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। अभी आपने देखा कि जो सेल वॉल है वो हार्ड है, ग्लाइकोलेक्स है वो हार्ड है, बट ये बेटा सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि सारे मटेरियल को अंदर नहीं आने देती, कुछ गिना चुना मटेरियल जो सेल को चाहिए होता है। किससे बनी होती है बेटा, ये फॉस्फोलिपिड की बायोलेयर होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड की बायोलेयर होती है। अभी आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे, फ्लूइड एंड मॉसिक स्ट्रक्चर को, इसी लेयर को हम लोग अभी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो, जैसे आपने देखा कि सेल वॉल के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें मौजूद हैं, जैसे कि फ्लैजिला हुआ मोटाइल के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मौजूद होती है, जैसे कि मीजोजोम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोजोम्स। बेटा जी अगर आप लोग मीजोजोम्स की बात करोगे, ये क्या है, अगर आप देख रहे हो ये पूरा सेल है ना, ये क्या है, सेल वॉल है, ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का ही। ये बेटा जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो अंदर की तरफ जो इनर फोल्डिंग बना देती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोजोम्स बोलते हैं, यानी कि स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख रहे हो ना, ये अलग सा बेटा इसने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, अपनी फोल्ड कर दी, फोल्ड ऑफ, आप बोल सकते हो उसको फोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या है, मीजोजोम्स है। ठीक है, फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है, ये जो उसके बाहर जो सेल वॉल मौजूद है ना, जो मिडल लेयर थी, इसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, लैमेला का फॉर्मेशन, ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, दूसरी चीज क्रोमैटोफोर्स, मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन द साइटोप्लाज्म विच कंटेन पिगमेंट। बेटा ये मोस्टली आपको किस में मिलाई दिखाई देगी, प्लांट्स के अंदर, जो कलर्स दिखाती है, जैसे ये क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, किसकी वजह से ग्रीन दिखता है, वो यहीं पे ही मौजूद होता है, क्रोमैटोफोर्स के अंदर ही। समझ में आ गई, क्रोमैटो जहाँ पे भी आप बायोलॉजी में देखो ना, मोस्टली वो कलर से ही लिंक्ड होगा, किसके, कलर से ही बेटा जी लिंक्ड होगा। अब जो सेल मेम्ब्रेन के पास बेटा पीली भी लगी होती है, पीली, ये बेटा कोई मोटिलिटी में इसका रोल नहीं होता, मोटिलिटी में इसका रोल नहीं होता है, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन पिलीन। ठीक है बेटा, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती है, कॉन्जुगेशन में बेटा ये एक मैकेनिज्म है जिससे ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है इससे, इस प्रोसेस से, किससे, कॉन्जुगेशन से, बस उसमें इसका हेल्प होता है। नेक्स्ट है फिम्ब्रिया, बेटा ये भी कोई मोटिलिटी में काम नहीं करती, ये कुछ स्मॉल ब्रिस्टल्स होती है, बस ऐसे ही लगी होती है, स्मॉल ब्रिस्टल्स। क्लियर, जहाँ जहाँ पे बेटा ज्यादा फोकस की जरूरत है ना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। अब बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म की। अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, सेल के अंदर बेटा जितना भी लिक्विड पार्ट होता है, दैट इज ऑल साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर बेटा सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसी के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलीज पड़े हुए हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। थोड़ा थिक सा इसके अंदर लिक्विड होता है, जेली लाइक, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन इसी के अंदर होती है, सारे के सारे एंजाइम, न्यूट्रिएंट, गैसेस, प्लाज्मिड, न्यूक्लियर स्टोरेज ऑफ बॉडी एंड अदर सेल स्ट्रक्चर इसी के अंदर ही होता है। अब बेटा इसके अंदर बहुत सारे सेल्स के ऑर्गन्स, जिसे हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट
हाँ, ये अभी हम बेटा प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं अभी सारी, अभी हमने यूकैरियोटिक सेल्स नहीं पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात हो रही है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे, गोल्गी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोजाइम, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन तो मौजूद है ही नहीं, एब्सेंट होती है। ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट सच एज राइबोसोम, 70S एंड इंक्लूजन बॉडीज। जैसे कि राइबोसोम्स, बेटा देखो इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि राइबोसोम्स जो है और जो इंक्लूजन बॉडीज है वो आप प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देख पाओगे, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इतना इजीली नहीं दिखता, ये ऐसे ही घुला हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, तो हम उनको अलग से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल और केवल आपको राइबोसोम्स दिख जाएंगे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, वैसे भी हम लोग प्रोकैरियोटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेटा, मेन काम है राइबोसोम्स का प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बेटा जी कैसे बनता है मैं आपको बता दूं कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या है, हमारा डीएनए पड़ा हुआ है। डीएनए से बेटा क्या होता है, डीएनए से बन जाता है आरएनए। आरएनए जब बनता है तो वो किसी ना किसी प्रोटीन को कोड करता है, कोई ना कोई प्रोटीन बनाता है। तो ये आरएनए पहले तो साइटोप्लाज्म में आता है। कहाँ पे आता है बेटा जी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए को आना पड़ता है। किसको, आरएनए को। और ये आरएनए यहाँ पे आके जुड़ जाता है किसके साथ, राइबोसोम के साथ, राइबोसोम के साथ। और जब ये राइबोसोम के साथ बेटा जी जुड़ जाता है तो ये क्या करता है, ये करता है बेटा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बेटा, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में आरएनए से बेटा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसलेशन विदाउट राइबोसोम होता ही नहीं है। राइबोसोम बेटा प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो आप राइबोसोम देखोगे, ये आप दो टाइप के राइबोसोम देखोगे, एक है 70S और एक होता है 80S। 70S बेटा प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आप लोग देखोगे, प्रोकैरियोट्स, और 80S आप लोग किसमें देखोगे, यूकैरियोट्स के अंदर देखोगे। ये जितने भी राइबोसोम है बेटा, ये दो कोफिशिएंट से मिलकर बने होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। अभी वो देखो डिटेल में इन राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे केवल और केवल अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो देखो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, 50S लार्ज एंड 30S स्मॉल। बेटा इनको प्लस मत करके देखना कि 50 मैडम 50 60 70 80 तो 80 होते हैं, आपने इसको 70S क्यों बोल दिया। 70S केवल और केवल आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में दिखेगा। इसकी 2 यूनिट है, एक तो होती है ये यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 30 और 50, यानी कि बड़ी होती है साइज में, हम इसलिए बोलते हैं, इनको ऐड नहीं करना है। और बेटा साइट है किसकी, प्रोटीन सिंथेसिस की। ये इसमें लिखा है सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए। बेटा जो एमआरएनए बनकर आता है और ये फिर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये 50S 30S मिलके क्या बना रहा है, 70S राइबोसोम बना रहा है। और जब ये बहुत सारे प्रोटीन्स को कोड करता है ऐसे, जो आप डिटेल में आगे पढ़ोगे क्लास 12 के अंदर, ठीक है। क्लास 12 के अंदर जेनेटिक्स के अंदर देखोगे ये कैसे यही राइबोसोम एमआरएनए या डीएनए से मिलाकर, डीएनए से आरएनए एमआरएनए बनता है, फिर ये राइबोसोम से अटैच्ड होकर प्रोटीन का क्या फॉर्मेशन होता है। क्लियर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा बहुत सारी छोटे छोटी चीजें भी पड़ी होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। फ्रीली इन साइटोप्लाज्म होती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, रिजर्व करती हैं फूड मटेरियल को, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सिंगल लेयर होती है, 2 से 4 मीटर तक थिक होती है। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक्स में देखोगे दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बेटा एक सेल के अंदर आप देख रहे हो मतलब कंडेंस्ड, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा सा कुछ दिखेगा न्यूक्लियोइड, कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, थिक डार्क कंडेंस्ड, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर, डेंस एरिया है इन द सेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए भी हो सकता है ये, और डीएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। क्लियर। प्रोकैरियोटिक बेटा खत्म हुआ। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। आप सभी को पता है यूकैरियोटिक सेल्स
प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही क्या है, थोड़े से प्रो वर्जन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, प्रो वर्जन होते हैं, उसी से ही मिलकर बने हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रू है इसके अंदर, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ट्रू न्यूक्लियस है, अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ भैया ये सेल है, आप इसमें अच्छे से देख पाओगे न्यूक्लियस कहाँ है, राइबोसोम कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, क्योंकि इसमें बेटा हर चीज की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन देती है। क्या देती है बेटा जी, क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन देती है, क्लियर कंपार्टमेंटलाइजेशन देती है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल भी इसी के अंदर है, लोकोमोशन, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर सबके सब इसी में मौजूद है। अब हम देखेंगे कि सारे के सारे सेल्स बेटा इनके सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके फंक्शन क्या हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, सब देखेंगे। ये बेटा आप लोग देख पा रहे हो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ये दोनों ही कैसे हैं बेटा, ये भी यूकैरियोटिक सेल है एंड ये भी यूकैरियोटिक सेल है। कुछ डिफरेंस क्या है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में? पहली बात तो ये डिफरेंस है कि प्लांट सेल के पास बेटा क्या मौजूद है, सेल वॉल मौजूद होती है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा रिजिड बनाती है, फ्लेक्सिबल नहीं बनाती। इसके पास बेटा सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप वैक्यूल का साइज देख रहे हो, उसमें वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज, कम से कम आप देखो 90% साइज प्लांट सेल का वैक्यूल ही ले लेता है। इसके अंदर वैक्यूल बहुत छोटा सा होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा, और किसी किसी में तो होगा भी नहीं, जरूरी नहीं है हो, किसी किसी में बेटा होता भी नहीं है, ठीक है। इनके पास बेटा प्लांट सेल के पास क्या करते हैं, स्पेशल क्वालिटी क्या है इनकी, फोटोसिंथेसिस करना, यानी कि जो उतना भी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, वो किसकी मदद से करते हैं बेटा, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, और अलग अलग इनके कलर्स भी होते हैं, ग्रीन कलर की होती है, रेड कलर की, तो वो कलरफुल पिगमेंट भी मौजूद होता है जो इसके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बेटा जी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सेल वॉल की बात कर रहे हैं अभी हम, किसकी, सेल वॉल की। एन एडिशनल नॉन लिविंग, ये कैसी है बेटा, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है, स्ट्रक्चर है, और जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि पहले तो सेल वॉल है जो कि कैसी होगी, मोटी होगी थोड़ी, ये सेल वॉल है, और उसके अंदर क्या होगी, उसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन जो थोड़ी सी पतली होगी। अब जो ये सेल वॉल होती है डेड होती है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये किस किस से मिलकर बनी है। देखो एनिमल सेल के अंदर तो मैंने अभी आपको बता दिया एब्सेंट है, और बाकी कुछ जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो गया है ना, प्लांट्स के अंदर हो गया, तो वो किस किस से बनकर बनी है, जैसे कि फंगस, फंगल सेल बेटा काइटिन की मिलकर बनी है, इतना याद रख लेना। ये भी याद रखना है एन एसाइटाइल ग्लूकोएमाइन, NAG की भी मिलकर बनी होती है, लेकिन आप लोग काइटिन ही याद रख लेना, पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गल सेल वॉल की बात करोगे बेटा, ये गैलेक्टन्स, या फिर ये तो मिनरल्स नहीं, लेकिन आपको याद रखना है गैलेक्टेंस की बनी होती है, गैलेक्टेंस बनानास। प्लांट सेल बेटा किसकी, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। इनसॉल्युबल पॉलीसेक्राइड है ना, पानी में डाल दो तो घुलेगा थोड़ी सेल, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स भी इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। तो मेन कौन है, फंगल काइटिन की बनी है, एल्गल गैलेक्टेंस की बनी हुई है, एंड प्लांट सेल बेटा जी किसकी, सेलुलोज की बनी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सेल वॉल की बेटा बात करोगे, इसके अंदर बेटा ऐसी लेयर होती है, पहली वाली कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेकंड वाली होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ, वो होती है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि इनका केवल और केवल एक ही काम है, क्या, इनका प्रोटेक्शन देना सेल को, क्लियर, मेंटेन्स देती है शेप को, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, पैथोजन को अटैक होने से बचाती है, अलॉस करती है मटेरियल्स को टू पास एंड, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पास भी तो करती है मटेरियल को, और सेल टू सेल इंट्रैक्शन में भी काम करती है। ये सारे बेटा सेल वॉल के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसके, सेल वॉल के। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, अंदर वाली लेयर है, सेल वॉल के अंदर वाली लेयर है, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक्स में सेमी परमेबल है, ऐसे ही यूकैरियोटिक्स में कैसी बेटा, सेमी परमेबल है, और ये लिविंग है। सेल वॉल कैसी थी, डेड है, ये कैसी, लिविंग है। किससे मिलके बनी है बेटा, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, याद कर लो अभी मेरे साथ बोलो, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। कितना परसेंट क्या क्या होता है बेटा, इसके अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड से मिलकर बनी हुई है। किससे, 52%
52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड से मिलकर बनी गई है। इसकी बेटा बाय लेयर होती है, बाय लेयर लिपिड का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जो कि एक होती है, एक एंड होता है उसका हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक यानी कि कैसे वाटर लविंग, एक एंड होता है इसका हाइड्रोफोबिक। अभी बताती हूँ, एक नॉन पोलर होती है। अगर आप इसमें देख पा रहे हो या नहीं दिख रहा आपको, बना के दिखा दूं, ये देखो, इसको बेटा फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको बेटा जी क्या, इसको फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। बेटा किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। ये बेटा लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। इसके अंदर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स की ऐसे चेन्स लगी होती हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स इसके अंदर जुड़े होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसका बेटा जो ऊपर वाला एंड होता है, ये वाला, ये कैसा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोफिलिक। और जो बीच वाला होता है, ये क्या होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। यानी कि अगर मानो इस सेल मेम्ब्रेन से बेटा ऐसी बनी होती है पूरी आगे तक, अगर इस सेल मेम्ब्रेन से बेटा कुछ भी ट्रांसफर होना है, यानी कि आप मानो कि इसमें से कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल आया, वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है ये चल चल के, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये सीधा बेटा यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, ये इसके बीच में नहीं रुकेगा। यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा बेटा, क्योंकि ये एरिया हाइड्रोफोबिक एरिया है। और ऐसे यहाँ पे बेटा क्या, प्रोटीन्स के इंटीग्रल प्रोटीन्स लगे होते हैं। इसी मॉडल को बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर। देख रहे हो ना, कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी लगे होंगे। लिपिड की बाय लेयर लिपिड होती है, एक लेयर इसका हाइड्रोफिलिक, नीचे वाला क्या है, हाइड्रोफोबिक लेयर होती है। ये देखो इंटीग्रल प्रोटीन्स लगे हुए हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो ऊपर सरफेस में जो धसे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो सरफेस पे लगे हुए हैं, जो बेटा जी यहाँ सरफेस पे लगे हुए हैं, और जो इन दोनों लिपिड्स के बीच में लगे हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि टनल की तरह भी काम करते हैं। मानो बेटा ये एक सेल है, और इसके बीच में बेटा इतना बड़ा प्रोटीन भी लगा होता है। इसी में लगा देती हूँ जो मैंने बनाया था ना, इसमें बेटा यहाँ पे इतना बड़ा आपको कहीं कहीं पे ऐसे प्रोटीन्स लगे होंगे, जिनको हम लोग टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टनल प्रोटीन। मतलब पूरे के पूरे बने हुए हैं, और कुछ बेटा जी सिर्फ और सिर्फ ऐसे सरफेस पे लगे होंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल, और इसको टनल शेप, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इंटीग्रल नहीं, इनको बोलेंगे बेटा पेरीफेरल। जो सरफेस पे लगे हुए हैं इनको पेरीफेरल बोलेंगे, और जो अंदर धसे हुए हैं पूरे के पूरे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन। और इसी स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन का बेटा, इसी को हम लोग फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। मूवमेंट में बेटा काम करते हैं, लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होते हैं इनके, ठीक है। फंक्शन क्या है बेटा, मेन चीज मैं बता रही हूँ, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सीक्रिएशन में, एंडोसाइटस में, सेल डिवीजन में। अभी आपको इतना नहीं पढ़ना है, इतना डीप में नहीं है, बस का मूवमेंट में होता है। क्लियर बात। अब बात करते हैं बेटा जी किसकी, साइटोप्लाज्म की। प्रोकैरियोटिक्स के जैसे साइटोप्लाज्म होते हैं, ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म होते हैं। फर्क क्या है, यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनेलीज वेल दिखते हैं, मतलब अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि सबके पास क्या है, अपनी अपनी मेम्ब्रेन है। जेल लाइक सेमी फ्लूइड होता है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। मेन एरिया होता है क्या, इसके रिएक्शंस का, एंजाइम्स का होता है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पड़े होते हैं। कंपोनेंट्स बेटा क्या है इसके, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल बेटा क्लियर फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लियर फ्लूइड है,
है ना। सिर्फ फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन है, इसके अंदर लिपिड है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। स्कैटर्ड यानी कि अगर आप इसमें से स्कैटर डालोगे ना, ये जो आप ब्लू कलर का दिख रहे हो ना, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा बेटा साइटोसोल है। क्लियर। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये ऑर्गेनेलीज है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, वैक्यूल्स, लाइसोजाइम, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल। एक और बात यार, एक और बात जो मुझे आप सभी को बतानी थी कि बहुत बच्चे मुझसे ये पीपीटी या पीडीएफ मांगते रहते हैं। तो बेटा जी जिसको भी पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, वो हमारी साइंस अड्डा 24/7 के ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे सारी की सारी आपको पीपीटी मिल जाएंगी हर एक क्लास की। क्लियर। अब बेटा देखो, इसके अंदर बेटा बहुत सारे मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज पड़े होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके पास बेटा अपनी खुद की मेम्ब्रेन मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोजाइम। नहीं सॉरी, मेम्ब्रेन ही, ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स में आते हैं जो बेटा इनके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में आएंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोजाइम एंड वैक्यूल्स। इनको बेटा एक एक करके डिटेल में हम लोग जानेंगे। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप हमेशा जब भी आप इसको देखोगे ना, सेल है, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। ये आपको मोस्टली 99% टाइम आपको न्यूक्लियस के पास ऐसे दिखाई देगा, ऐसे न्यूक्लियस के पास आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है बेटा, ये है न्यूक्लियस। और इसके पास ऐसे बेटा फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके क्या होते हैं बेटा, इनके ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, क्रिस्टीनिया, सिस्टर्निया, जो कि बेटा प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। एसोसिएटेड विद द लार्जर सब यूनिट 60S से जुड़ी होती है। यानी कि अगर आप देखोगे, ये भी आपको भी फर्दर दो दिखाई देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी कि जिनकी सतह खुरदुरी है, और खुरदुरी यानी कि उनकी सतह के ऊपर कुछ ना कुछ चिपका हुआ है, और वो चिपका हुआ क्या है, राइबोसोम। जो राइबोसोम के साथ अटैच्ड है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ। और जिनके पास राइबोसोम नहीं होता उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, अगर ये कुछ सतहों पे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पे अगर क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम, जो कि इसको प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे राइबोसोम नहीं, एकदम चिकनी सतह है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस में हेल्प कर रही है बेटा, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करती है। किसके, प्रोटीन के सिंथेसिस में ये हेल्प करती है। ये देखो दो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि राइबोसोम इनकी सतह पर नहीं है, देख रहे हो चिकनी है एकदम। और दूसरे कौन से हैं, दूसरे कौन से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सरफेस के ऊपर बेटा क्या, राइबोसोम्स चिपके हुए हैं। 80S राइबोसोम इनके ऊपर जुड़े हुए हैं। ये मोस्टली आपको मसल सेल एंड मसल सेल में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगी मोस्टली। क्लियर। इनका बेटा फंक्शंस क्या है, अगर आप लोग बेटा रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करोगे तो बेटा लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करेंगे, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक बेटा प्रोटीन्स का सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। ये बेटा डिटॉक्सिफिकेशन में भी होते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में, यानी कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दिखाई देगी। बेटा प्रोवाइड प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजाइम इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। बेटा ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्गी अपैरेटस बनाने में भी कामयाब रहती है। क्लियर। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना यार, बड़ा ही हम लोग सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं। और यही तरीका है यार चीज़ों को समझने का, पढ़ने का, स्टार्टिंग से एकदम लिंक करके हुए पढ़ोगे ना तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे। बात करते हैं बेटा जी किसकी, गोल्गी अपैरेटस की। किसने इसको खोजा था, इसको बेटा कैमिलियो गोल्गी ने खोजा था। इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम रख दिया गया, क्या, गोल्गी अपैरेटस। 1898 के अंदर कैमिलियो गोल्गी ने इसको
खोजा था, ये रहा बेटा, ये सेल्स के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके पास ही बेटा सिस्टर्निया होती है, ट्यूब्यूल्स, वेस्टिकल एंड गोल्गी वैक्यूल्स, यानी कि इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो कि इसमें फंक्शंस करने में मदद करते हैं। ये बेटा प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन किस में नहीं होती बेटा, मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं होती। एंड मैच्योर आरबीसी में, मैच्योर आरबीसी के सेल में भी क्या मौजूद नहीं होता, गोल्गी अपैरेटस। स्पर्म के अंदर, स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स, सबके अंदर नहीं, स्पर्म सेल ऑफ ब्रायोफाइट्स में भी ये मौजूद नहीं होती है। ठीक है, इसका बेटा देखो ऐसे फेस होता है, जो ये वाला फेस होता है इधर वाला सिस फेस, और जो उसका अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस बोलते हैं। इसका दो फेस है, सिस फेस एंड ट्रांस फेस। जो फेसेस है, फेसेस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके आगे बेटा इधर की साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, यानी कि जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जहाँ से कनेक्टेड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस फेस बोलेंगे। और ये रिसीव करती है वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो आगे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी कुछ बनकर आ रहा है, प्रोटीन्स वगैरह, वो यहाँ पे सिस फेस के अंदर जाते हैं। और ये जितना भी प्रोटीन्स है, जो भी अभी आप बोल सकते हो रॉ प्रोटीन, उसकी क्या करेगी, ये पैकेजिंग करेगी। कोई भी सामान हमें दूर तक लेके जाना है यार, अब जितना भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अभी तक बनाया उसको आगे भी तो ट्रांसफर करना है, पूरे सेल के अंदर घूमेगा और शायद दूसरे सेल के अंदर भी जाए, तो उसकी पैकेजिंग करनी बहुत जरूरी है। फिर जो दूसरा फेज है वो है ट्रांस फेज। इसके पास इधर क्या है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, मैच्योरिंग फेज होता है। ये मैच्योर करके भेजता है जितने भी वहां से मॉलिक्यूल्स आते हैं, मॉडिफाइड करता है, रिलीजिंग फ्रॉम द ट्रांस फेज। ठीक है, फंक्शन क्या है बेटा, प्रोसेस, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फंक्शन है बेटा, गोल्गी अपैरेटस का प्रोसेस करता है, जितना भी प्रोटीन बन के आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, पैकेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का भी। रूट कैप्सूल आर रिच इन गोल्गी बॉडीज, बेटा जितना भी रूट है ना प्लांट्स के अंदर, उसके सेल के अंदर सबसे ज्यादा गोल्गी अपैरेटस ही होता है, सीक्रेट करता है म्यूसिलेज फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द रूट टिप, ताकि वो अंदर तक रूट्स जा सके। एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है, स्पर्म होता है ना, स्पर्म, इसका आगे का पार्ट बेटा ऐसा बेटा आपको स्पर्म दिखाई देगा, नीचे से क्या होती है, इसकी टेल होती है। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है बेटा, जो ओवम, आप देखोगे आगे चल के पढ़ोगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो ओवम में फर्टिलाइज करता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम। सबसे आगे वाला टॉप पार्ट ऑफ स्पर्म, टॉप पार्ट ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा गोल्गी अपैरेटस होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है। कब, जब साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन, साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम समझ में आया, गोल्गी अपैरेटस समझ में आ गया। उसके बाद हम आ रहे हैं किसके ऊपर, लाइसोजाइम्स के ऊपर। और बेटा लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सभी को पता है हर सेल की जिंदगी में जो आया है ना उसको बेटा खत्म ही होना है। ऐसे ही बेटा हर सेल की अपनी अपनी लाइफ स्पेन होती है, जैसे कि आप लोग आरबीसी की देखोगे 100 से 120 दिन होती है ना, ऐसे ही हर सेल की अपनी अपनी एक एक लाइफ स्पेन होती है। जब सेल को मरना होता है ना तो बेटा कौन उसको मारता है, लाइसोजाइम मारता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी अपैरेटस, बेटा ये गोल्गी अपैरेटस से ही बनता है। ठीक है, ये बेटा ये मारता कैसे है, ये सेल को ही मार देता है, बिकॉज इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसको बेटा, सेल ऑर्गेनेलीज को, सारे के सारे बेटा सेल ऑर्गेनेलीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन कौन बेटा, लाइसोजाइम्स। ये जितने भी लाइसोजाइम हैं इनके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोजाइम्स के पास क्या कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स को मारने में काम आते हैं, आप क्या बोलोगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये एक ऑप्टिमम पीएच बना देते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे
ये बेटा कौन कौन से एंजाइम, जैसे कि प्रोटीन को इनको डिस्ट्रॉय करना है तो ये प्रोटीएसेस बना देंगे, लिपिड को करना है तो लिपेसेस बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट को करना है तो ग्लाइकोसिडेस बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड को करना है तो न्यूक्लियसेस बना देंगे, फॉस्फेट को खत्म करना है तो एसिड फॉस्फेटेस बना देंगे, सल्फेट्स को खत्म करना है तो सल्फेटस बना देते हैं। किससे सब बन रहे हैं? सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ही बनते हैं। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं यार वैक्यूल्स की। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितने भी वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर तो देख रहे हो कितने बड़े हैं। ये पूरा वैक्यूल है बेटा, 90% पार्ट प्लांट का वैक्यूल ही रखते हैं। 90% पार्ट बेटा पूरा सेल का सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल का होता है। एनिमल सेल में किसी में मौजूद भी होते हैं, किसी में नहीं भी होते। ये जो वैक्यूल्स होते हैं बेटा, ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, ग्लाइकोजन हुआ है ना, फैट हुआ, उनको स्टोरेज करते हैं। उनको क्या बेटा? स्टोरेजन का काम करते हैं। लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बेटा इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं बेटा? ये जो वैक्यूल की जितनी भी मेम्ब्रेन है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये बेटा फैसिलिटेट करती है आयंस को बाहर से अंदर आने में। प्लांट सेल के पास बेटा 90% वॉल्यूम होता है सेल वॉल का। इस वैक्यूल का जो पूरे सेल का वैक्यूल 90% पार्ट घेरे रखता है। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। क्लियर। अब बात बेटा करते हैं अगले सेल ऑर्गेनेलीज की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी पूरी एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा है ना। और सबसे बड़ा पैराग्राफ आपके माइटोकॉन्ड्रिया का है। आप मुझ पे बस भरोसा करो कि आपकी एनसीईआरटी की एक भी लाइन मैं मिस नहीं करूंगी, एक भी लाइन बेटा मिस नहीं होगी मुझसे। एंड आप अगर मेरी क्लास के बाद अगर जितने भी एनसीईआरटी के पीछे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बेटा आपको सभी को सुना तो होगा ना, 8th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर की करेंसी बनाता है बेटा। कौन सी करेंसी हमारी बॉडी में? पावर की एटीपी, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने में हेल्प करता है। इसकी शेप की बात करेंगे बेटा, देखो सॉसेज जैसा दिखता है, सॉसेज आता है ना, सॉसेज जैसा दिखता है। ठीक है, नंबर इसका बेटा नंबर डिपेंड करता है कि कौन से सेल के अंदर है। जैसे कि वर्क डन कितना हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप देखोगे स्पर्म के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि स्पर्म को दूर तक जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जाना है ना, और ओवम को क्या करना है? फर्टिलाइज करना है, फ्यूज होना है उसके साथ। तो स्पर्म के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद होते हैं। ये बेटा एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा? डबल मेम्ब्रेन। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स इज कॉल्ड क्रिस्टिया। बेटा इसके पास ना ऐसे ये जो आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये ऐसे एस शेप्ड का बना दिए। इन्हीं में बेटा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो फोल्डिंग्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टिया। 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड्स की बनी होती है। एटीपी का फॉर्मेशन करती है कौन? ये क्रिस्टिया के अंदर होता है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है बेटा? इसकी स्मूथ है, प्लेन सी है, केमिकली कंपोज्ड ऑफ 40% लिपिड 60% प्रोटीन की बनी है। बेटा प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। क्लियर। आप सभी को पता है इसका फंक्शन बेटा, एटीपी सिंथेसिस करती है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर बेटा ऐसे क्रिस्टिया लगे होते हैं, ऐसे फोल्डिंग्स होती है, इनर फोल्डिंग्स। मैट्रिक्स कंटेन्स सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बेटा इसके पास अभी तक आपने जितनी भी ऑर्गेनेलीज देखी है उनके पास खुद का डीएनए नहीं है, यानी कि सेल के पास तो अपना डीएनए है ही है, लेकिन इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना खुद का डीएनए भी मौजूद है। आप इसको एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोल सकते हो। कैसी है? अपने आप में खुद में सेल्फ सफिशिएंट है। ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास खुद का अपना डीएनए भी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बेटा डिवाइड होता है, यानी कि आपस में ही एक वो है लिविंग, आपस में ही लिविंग है। अब सेल को भी हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग रख दो, तो ये आपस में ही लिविंग हो जाएगी। ठीक है, द क्रिस्टिया इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन स्टेडेड विद न्यूमरस स्फेरिकल नॉब प्रोटीनियस कॉल्ड एलिमेंट पार्टिकल्स से बनी होती है। इतना बेटा आपको नहीं पढ़ना है। F1 पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम ऑक्सीजोम बोलते हैं। यही बेटा एटीपी बनाने में मदद करती है। क्या चीज बेटा जी? एटीपी बनाने में मदद करती है। इसके अंदर बेटा क्या होता है ना, जो
क्रिस्टिया होती है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनका ऑक्सीडेशन होता है और उससे क्या बनता है, एटीपी बनता है। ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड बीटा ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिड्स। ये बेटा किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है प्लांट सेल के अंदर। मैंने बताया ना, ये प्लास्टिड बेटा ये कलर देते हैं प्लांट्स को। कुछ देखा आपने, रेड कलर की लीव्स होती है, कुछ डार्क कलर की होती है ना, कुछ येलो कलर की होती हैं। ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हैं ड्यू टू प्लास्टिड है। ये आप 3 टाइप के पढ़ोगे। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्या मौजूद है, क्लोरोफिल। कौन सा कलर देती है यार, ग्रीन, आप सभी को पता है, ग्रीनिश कलर देंगी। सिंथेसिस ऑफ फूड और फाउंड मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस, ठीक है। और ये भी आपको 3 टाइप की मिलेंगी। एमिलोप्लास्ट जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, जैसे कि पटैटो के अंदर है, चावल के अंदर है। एलिडोप्लास्ट जिसके अंदर बेटा फैट है, ठीक है, इसके अंदर बेटा क्या है, फैट है, दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख रही हूँ। एमिलोप्लास्ट के अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट है। और एल्यूरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्या है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स। ये बेटा कलरलेस पिगमेंट होते हैं, इनके पास कोई भी कलर नहीं होता। क्रोमोप्लास्ट यानी कि कलरलेस, कलरफुल ब्राइट कलर्स होंगे इसके अंदर, येलो, ऑरेंज, रेडिश। जैसे कि आप लोग कौन सा वाला पिगमेंट था, टमाटर का कलर देख रहे हो, ऑरेंज इज कलर ऑफ कैरेट रूट्स इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। बेटा ऑरेंज का कलर ऑरेंज क्यों है, गाजर का कलर लाल क्यों है ना, ये सारे डिफरेंट कलर्स हैं बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये देखो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है। इनके पास बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके पास स्ट्रोमा होता है, थैलेक्नॉइड होता है, ग्राना इंट्रीगल, थैलेक्नॉइड्स एंड स्ट्रोमा लेमिला होता है। ये आप देख पा रहे हो तो बेटा देखो डबल मेम्ब्रेन है और ये 3D स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बेटा ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स लगे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे से यूनिट्स लगे होते हैं। ये खाली स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का DNA है, यानी कि ये भी एक ऑटोनॉमस, यानी कि ये भी बेटा जी क्या, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, खुद सब कुछ कर सकती है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है फोटोसिंथेसिस, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस होती हैं, डार्क एंड लाइट रिएक्शंस पढ़ोगे ना, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे तो बेटा ये सारी की सारी चीजें किस में हो रही है, प्लास्टिड के अंदर ही हो रही है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। बेटा राइबोसोम अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स के अंदर था कौन सा, 70S, और यूकैरियोट्स के अंदर बेटा कौन सा, 80S। इसकी सब यूनिट बेटा कौन सी है, लार्ज होती है और स्मॉल होती है। इसके अंदर बेटा क्या है, 2 सब यूनिट्स हैं। किसको उसने कवर करा था, जॉर्ज पैलेडे ने करा था। जो उसका बड़ा वाला यूनिट है बेटा वो कितना होता है, वो होता है बेटा इसका 70, और ये कितना होता है 30S एंड 70S मिलके 100 कर देते हैं, वो नहीं काउंट करना है। ये जो S जो मैं लिख रही हूँ 70S, ये बेटा क्या होता है, ये होता है सब्डबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, ठीक है बेटा। मैग्नीशियम 2 आयन से इंक्रीज से मैट्रिक्स दे यूनाइट्स एंड फॉर्म डाइमर। इतना नहीं पढ़ना है अभी, बस राइबोसोम आपको सभी को पता है किस में बेटा, प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आ रहा है। RNA यहाँ पे आके जुड़ जाता है और क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन यानी कि RNA को प्रोटीन से जुड़ना और फिर प्रोटीन को बनाना। टाइप्स ऑफ राइबोसोम मैं बता चुकी हूँ। 70S किस में है, प्रोकैरियोट्स में है, इसमें किस में, यूकैरियोट्स में। 60 एंड 40, सॉरी मैंने इसमें गलत लिख दिया था, ये 60S एंड 40S, 100 है। 60 और 40 कितना है, 100 है, ठीक है। फ्री राइबोसोम्स होते हैं, सिंथेस करते हैं नॉन सिक्रेटरी प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक, पहले तो फ्री भी पड़े होते हैं और अभी मैंने आपको क्या बताया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी होते हैं, जिससे कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, सीक्रेट करते हैं प्रोटीन्स को, ठीक है। और ये प्रोटीन फैक्ट्रीज भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्रीज। अब बात करते हैं बेटा लास्ट चीज जो आपके इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइटोस्केलेटन। बेटा साइटोस्केलेटन किसी भी सेल के मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट नहीं,
एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइब्रस फिलामेंटस ट्यूबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये बेटा मोस्टली कब काम आते हैं, सेल डिवीजन में, जब एक सेल से 2 सेल बन रहे होते हैं। साइटोस्केलेटन बेटा 3 फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, कौन कौन से, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरे सेम लिख दिया क्या, सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफ्लामेंटस एंड इंटरमीडिएट फ्लामेंटस। ये बेटा 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफ्लामेंटस एंड इंटरमीडिएट फ्लामेंटस, ठीक है। ये बेटा कब काम करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तब काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करोगे बेटा, प्रोटीन का बना होता है, फिलामेंटस होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म का होता है। ये बेटा छोटी छोटी सी बेटा ये कुछ मोटिलिटी में काम करते हैं, और मोस्टली मैं बता दूं सेल डिवीजन में भी इनका ही रोल होता है, किसका, सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग बेटा सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स की बात करोगे, ये भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज है। ये देखो है, ये टेढ़ा करके देखोगे ऐसे लगे होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है बेटा 9+O होता है, ट्रिपलेट फाइब्रल की फॉर्म में होता है। अभी मैं दिखा देती हूँ, ये ऐसे ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनका काम बेटा रेडियल स्पोक होते हैं, छोटे छोटे से बेटा चीजें हैं, छोटी छोटी सी मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है। इनका फंक्शन क्या है, बेसल बॉडीज जो सीलिया एंड फ्लैजिला बनाती हैं। स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं, आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा है, इसी से ही स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जब क्रोमोसोम फटते हैं। जब क्रोमोसोम बेटा जी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, और इससे क्या हो जाता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजिला की बेटा बात करोगे, ये बेटा आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। इनका अरेंजमेंट कितना होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। और ये क्या, ये भी बेटा मूवमेंट में काम करते हैं। देखो 9+2, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2-2 करके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। 2-2 करके बेटा कनेक्टेड होते हैं। 9+2 इनका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो बेटा मैंने आपको मिनिमम टाइम लेके, आपका मुझे पता है कि एग्जाम है, अब 11th का बेटा एग्जाम आ चुके हैं, फरवरी का महीना चल रहा है, एंड मैंने आपको कंप्लीट जितना भी एनसीईआरटी के अंदर लिखा है ना, कोई भी लाइन आपकी छोड़ी नहीं होगी। और आप इसको देखने के बाद एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर या फिर आप लोग उसके जितने भी बैक की एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी लगाओगे तो हो जाएंगे। क्लास बेटा जी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और जो भी चैप्टर आप मुझसे अगला देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर यार। प्लीज़ आप लोग जमकर मेहनत कर दो, और ये लास्ट टाइम है यार आपकी मेहनत का, और भगवान आपका फल, मेहनत का फल हमेशा ज़रूर मिलता है, भले ही देर से मिले या जल्दी मिले, मिलता ज़रूर है। तो अपनी मेहनत पर सभी को यार भरोसा करते चलना है, और जो भी काम कर रहे हो ना लगे रहना है, हार नहीं माननी है अब।